respected teachers and my college mates. Myself Vishal Mishra, and today we gathered here for a routine seminar, and the theme of the seminar is rare and peculiar medicine. So first of all, I would like to introduce the coordinator of the program, हमारे कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर एनाथ सर, inaugurator of the program Professor Dr. Jairaj sir, HOD of Materia Medica, and speaker of the program Professor Dr. Pawan sir, and for a special appearance हमारे साथ हैं Professor Dr. A.K. Singh sir. Before moving forward, I would like to call some of the students of our college from 2017 batch जो कि अपने कुछ नॉलेज को शेयर करेंगे. So first of all, I would like to call on the stage Vinod Kumar from 2017 batch. Please come on the stage. Good afternoon, my respected teachers and my batchmates and my dear juniors. Myself Vinod Kumar, I am a student from 2017 batch. I will discuss about some peculiar and rare medicines. That first medicines are a Doryphora disseminata, जिसका साइंटिफिक नेम है Leptinotorsa disseminata, जिसको हम लोग यूज करते हैं यूरिनरी सिम्टम्स पे. इसका सिम्टम्स है डिफिकल्टी मिक्चुरेशन, यूरेथ्राइटिस पे, और उसका बाद स्क्यूटिंग पैन ऑन मिक्चुरेशन. नेक्स्ट मेडिसिन है इसका ऑस्ट्रिया वर्जिनिका, इसका साइंटिफिक नेम है ऑस्ट्रिया वर्जिनियना, इसका हम लोग यूज करते हैं इसको एनीमिया में. इसका सिम्टम्स है ऑफ ग्रेट वैल्यू इन एनीमिया फ्रॉम मलेरिया, जो मेरे कारण जो एनीमिया होता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. और नेक्स्ट है पर्टुसिनम, इसका यूज हम लोग करते हैं व्हिपिंग कफ में. इसका सिम्टम्स है टेकन है स्ट्रिंजी म्यूकस कंटेनिंग द वायरस ऑफ व्हिपिंग कफ. इसका इंट्रोड्यूस किया था बाय जोहान हेनरिक कैलार्क ने फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिपिंग कफ. नेक्स्ट है माइसोटिस सिम्फाटिफोलिया, इसका यूज हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में करते हैं. इसका सिम्टम्स है क्रोनिक कफ विथ प्रोफ्यूज म्यूकोप्रुलेंट एक्सपेक्टोरेशन, और इसका वर्स्ट होता है while after eating. नेक्स्ट मेडिसिन है सिम्फोरी कार्पस रेशिमोसा, इसका कॉमन नाम है स्नोबेरी. इसका यूज करते हैं हम लोग वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी में. इसमें सिम्टम्स है द ड्रग इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द परसिस्टेंट वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन. एंड नेक्स्ट मेडिसिन है फिका सेडोजोसा, जिसका हम लोग यूज करते हैं हेमरेज में. इसका सिम्टम्स है मेनी काइंड ऑफ हेमरेज, जैसे एग्जांपल हो गया हेमाटेमेसिस में हेमोरेजिया, हेमोटाइसिस एंड मेचूरिया. थैंक यू. Now I would like to call on the stage Ajit Kumar from 2017 batch. Good afternoon, my teacher, and my classmates and my juniors. Myself Ajit Kumar from 2017 batch, final year. आज का जो टॉपिक है हम लोग का रेयर मेडिसिन. रेयर मेडिसिन में मेरा फर्स्ट मेडिसिन है फ्रेगेरिया वेस्का. इसको हम लोग स्टोन को प्रिवेंशन के यूज में करते हैं. और नेक्स्ट मेडिसिन है टेस्टर इक्वी. अगर ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाए या इचिंग हो या किसी प्रकार का क्रेक हो जाए उसमें हम लोग यूज करते हैं. अगला मेडिसिन है सिनेरिया मैरिटिमा, ये स्पेशली यूज करते हैं हम लोग कैटरेक्ट में. नेक्स्ट मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम, इसको स्पेशली हम लोग यूज करते हैं लिवर कैंसर में. और नेक्स्ट मेडिसिन है मैंगीफेरा इंडिका, ये आम के पेड़ से बना है. इसको हम जैसे ही खाना खाते हैं तुरंत वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं.
Thank you so much, sir, for I would like to सीनियर से कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी बोल रहे हैं आपके सीनियर्स बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या पता आज आने वाले 2-3 सालों में आपको उनके द्वारा कई बातों में कुछ आपको पिकुलियर मिल जाए। और बीइंग मेडिकल स्टूडेंट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना हम जानते हैं वो कितने लेवल पे है। सो आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज सूरज कुमार सर, प्लीज कम। Good afternoon, respected sir and classmates and junior. Myself, Suraj Kumar, final year. आज जो डिस्कस होने जा रहा है वो जनरल मेडिसिन के बारे में। जो मेरा फर्स्ट मेडिसिन है उस्निया बरवाटा। उस्निया बरवाटा जो है जो कंजेस्टिव हेडेक में बहुत अच्छी वर्क करती है और इसको जो सनस्ट्रोक में अच्छी मेडिसिन है। इसका जो पिकुलियर सिम्टम है वो ब्रस्टिंग फीलिंग एंड वर्ल्ड ब्रस्ट आई वर्ल्ड ब्रस्ट आउट ऑफ द सॉकेट थ्रोम्बिक कैरोटाइटिस। सेकंड मेडिसिन है सीडम एक्रिया जो ये हेमोरॉइड पेन में वर्क करती है और ये फिशर में भी वर्क अच्छी करती है। और इसको आफ्टर स्टूल के बाद इसका प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तीसरा मेडिसिन है चपारो एमरागोसा। ये जो मेडिसिन है वो डिसेंट्री में बहुत अच्छी वर्क करती है और ये क्रोनिक डायरिया में भी बहुत अच्छी वर्क करती है। चौथा मेडिसिन है कुकुरबिटा सेटुलासा। ये जो मेडिसिन है ये पेनफुल मैचुरेशन में बहुत अच्छी वर्क करती है। और पांचवी मेडिसिन है जो मायोसिट सिम्फाइलेसिया जो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छी वर्क करती है और इसका जो सिम्टम पिकुलियर वो नाइट स्वीट उसका बहुत ज़्यादा आता है। थैंक यू। Now I would like to call on stage Suti Subhangi ma'am from 2017 batch. Please come. A very good afternoon to all of us, respected teachers and everyone present in this class. So we are discussing on rare medicines which are mentioned in Bodic Malaria Medica. Few of them which I have collected are the first one is Parera brava. Parera brava का जो किंगडम है या सोर्स है वो प्लांटी है। प्लांट किंगडम से ये बिलोंग करता है। फैमिली है इसका रैनिकुलेसी। कॉमन नेम वर्जिन वाइन। ठीक है, ये वर्जिन वाइन जो होता है, वाइन बेसिकली मीन्स हो गया कि अगर जैसे खीरा का पौधा होता है जो जिसे हम लोग जैसे वो क्या बोल सकते हैं कि लत्तर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो फैलता है एक पर्टिकुलर स्पेस पे, उस टाइप का ये प्लांट होता है। इसके जो प्रूवर हैं वो CM फॉक्स हैं। इसका जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो यूरिनरी सिम्टम्स पे होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूरिनरी सिम्टम्स है जैसे रीनल कोलिक। रीनल कोलिक के लिए हम लोग जानते हैं कि ये बर्बेरिस वल्गेरिस भी हम लोग यूज़ करते हैं। सो बर्बेरिस वल्गेरिस के से ज़्यादा जैसे उसमें हम लोग जानते हैं ना कि 5 या 6 mm का स्टोन है, तो उसके लिए हम लोग बर्बेरिस वल्गेरिस यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा mm का भी अगर स्टोन हो तो यूज़ किया जा सकता है। बट एक केस में इसका मेंशन था कि 32 mm का भी स्टोन भी जो है वो इससे निकाला गया है। ठीक है, इसमें रेड सैंड भी होता है, यूरिन में आता है, या ब्रिक डस्ट आएगा। ठीक है, ब्रिक डस्ट जो है वो भी रेड कलर का होगा, वो आ सकता है। इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम ये होता है कि जिस पर्सन को ये अगर रीनल कोलिक है तो उसके केस में क्या होता है कि कैन एमिट यूरिन ओनली व्हेन ही गोज ऑन नीज। जब तक वो अपने नीज पे डाउन नहीं हो तब तक वो यूरिन को पास नहीं कर सकता है। प्रेसिंग हेड फर्मली अगेंस्ट द फ्लोर, और उसको अपने हेड को जो फ्लोर है उसके अगेंस्ट जोर से प्रेस करना पड़ता है, तब जाके उसका यूरिन जो है वो एमिट होता है। ठीक है, और इसका हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं।
और इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है कि अल्टीमेटली जो यूरेथ्रा है वो कार्टिलेजिनस भी हो जाता है। इसको हम लोग हार्ट पोटेंसी में यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट मेडिसिन इज सैंटोनिनम बोलते हैं। फॉर्मूला है C15H18 and O3। कॉमन नेम सैंटोनिन है। ये एक तरह का न्यूट्रल एक्टिव प्रिंसिपल है जिसको जो सीना मेडिसिन होता है हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसलिए इसको सीमेन सीने भी बोलते हैं। ये एक कलरलेस होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मीन्स जानते हैं हम लोग कि शाइनिंग होता है। ऑर्डरलेस है एंड ऑफ बिटर टेस्ट। ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसका इम्पॉर्टेंट है कि ये येलो कलर का हो जाता है। अगर हम इसको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो इट टर्न्स इनटू येलो कलर। अपना कलर ये चेंज करके येलो हो जाता है। ये ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल है। कोल्ड वाटर में अगर हम इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो ये इनसॉल्यूबल है, ये डिज़ोल्व नहीं होगा। बट अगर हम इसको बॉइलिंग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। फेयरली इन क्लोरोफॉर्म में भी डिज़ोल्व हो सकता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में डिज़ोल्व हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व हो सकता है और ये वॉलेटाइल होता है और वार्म ऑयल ऑलिव ऑयल में भी इसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ये मेंशली अनक्वेश्चन वैल्यू हो सकता है इन ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्म डिजीज। अगर जैसे बेबीज़ में हम लोग जानते हैं कि बेबीज़ को अक्सर एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स या फिर जितने भी टेप वॉर्म्स हैं इन सब के केस में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन। बट इसमें एक चीज़ है कि ये वॉर्म्स डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इंटेस्टाइनल इरिटेशन होगा तो ये यूज़ होगा, इचिंग ऑफ नोज होगा तो भी यूज़ कर सकते हैं, एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स में यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड वॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बट इसको हम टेप वॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन टेप वॉर्म के केस में नहीं होगा। इसका डोज जो है वो हम 2nd to 3rd टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। लोअर प्रिपरेशन जो होता है वो बच्चों को स्पेशली मतलब लोअर टाइट्रेशन जो होता है वो ऑफन टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो इसको हम अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उस केस में हम बच्चे को ये इसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रैक्सिन्स अमेरिकाना। ये भी प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है। इसका फैमिली ओलिएसी है। कॉमन नेम इसका वाइट ऐश है और इसके प्रूवर है डॉक्टर बर्डी। सिम्टम्स में मेन इसका जो सिम्टम्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है। इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस अगर हो रहा है किसी कारण से तो उस केस में हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फाइब्रॉइड का ग्रोथ हो रहा है, सब इन्वॉल्यूशन हो रहा है या प्रोलैप्स है, उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूटेराइन ट्यूमर है या बियरिंग डाउन सेंसेशन है। जनरली हम लोग बियरिंग डाउन सेंसेशन जो होता है तो हम लोग सीरिया रिकमेंड करते हैं। बट उस केस में हम ये फ्रैक्सिनस अमेरिकाना को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया के केस में भी हम इसको दे सकते हैं। इसका जो डोज चलता है वो 3x पोटेंसी में और TDS में चलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है बोथ्रोपस लैंसियोलेटस। ये एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है। इसका फैमिली वाइपेरा है। वाइपेरा हम लोग जानते हैं कि ओफिडिया ग्रुप होता है। कॉमन नेम इसका येलो वाइपर है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो वी शुड एक्सपेक्ट टू फाइंड अंडर दीज रेमेडीज द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस के केस में। जनरली हम लोग जानते हैं कि ओफिडिया ग्रुप जो होता है कि थ्रोम्बोसिस का केस है या हेमीप्लेजिया का केस है, उस केस में हम एडमिनिस्टर करते हैं ओफिडिया ग्रुप से मेडिसिन। जैसे लेकेसिस हो गया या फिर एलेप्सकॉर हो गया, ये टोटैलस हॉलिडस हो गया। उसी तरीके का ये एक रेयर मेडिसिन है जिसको हम थ्रोम्बोसिस के केस में, थ्रोम्बोटिक फिनोमिना जैसे अगर हेमीप्लेजिया हो रहा है उस केस में दे सकते हैं। इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कंस्टिट्यूशन होता है वो ब्रोकन डाउन हेमोलॉजिक कंस्टिट्यूशन होता है और इवन सेप्टिक स्टेट में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेप्टिक स्टेट के लिए हम लोग कॉमन मेडिसिन जानते हैं पाइरोजन यूज़ होता है, उसी तरह हम लोग इसको सेप्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि इसको हिमेरोलोपिया होता है जिसको डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जो पर्सन है वो हार्डली देख सकती है। अगर सनराइज हो गया रात के टाइम में, नाइट के टाइम में ये ईजिली देख सकती है सब चीज़। बट अगर सुबह सनलाइट हो गया, सनलाइट के बाद इस पर्सन को हार्डली देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर उसको रास्ते पे चलना भी है तो उसको रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। इसका डोज हम 60 to 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। मोडालिटीज़ में आएगा इसका कि राइट साइड में इसका वर्स हो जाता है। नेक्स्ट है
सिनेमोमम सैलेरियम, ये किंगडम बिलोंग होता है प्लांटी किंगडम से। फैमिली इसका लॉरेसी है। कॉमन नेम इज सिनेमन। सिनेमन जो दालचीनी हम लोग जनरली यूज करते हैं घर में, वो हुआ। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। पोस्टमार्टम हेमरेज में ये यूज़ होता है, यूट्राइन हेमरेज में यूज़ होता है, जो कि कॉज ऑफ ओवरलिफ्टिंग। अगर ओवरलिफ्टिंग के कारण यूट्राइन हेमरेज हो रहा है तो उस केस में हम सिनेमोमम यूज़ कर सकते हैं। प्यूबरल स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, बियरिंग डाउन सेंसेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ था, अदर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिकअप के केस में यूज़ कर सकते हैं। हिकअप इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो डोज मेंशन है वो अलग से उसमें लिखा हुआ था कि 3 ड्रॉप ऑन शुगर फॉर हिकअप, कि चीनी या फिर चीनी पे हम इसको 3 ड्रॉप्स डाल के तब हम हिकअप के केस में अगर इसको एडमिनिस्टर करें तो हिकअप में काफ़ी रिलीफ होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्यूलाइगोलाइडिन। ये फाइलम बिलोंग करता है एमीबा, ठीक है, एमीबोजोआ फैमिली फाइलम से बिलोंग करता है। जीनस है इसका फ्यूलाइगो। कॉमन नेम यूज होता है इसका सूट। सिम्टम्स जैसे स्क्रोटम कैंसर, अगर स्क्रोटम का कैंसर है उस केस में हम ये दे सकते हैं। बट स्पेशली चिमनी स्वीपर्स जो चिमनी में साफ सफाई करते हैं उनमें अगर स्क्रोटम का कैंसर हो रहा है तो उस केस में हम इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑब्स्टिनेट अल्सर है उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैंसर ऑफ वोम है उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका डोज जो है वो 12x बीडी के हिसाब से चलेगा। लास्ट मेडिसिन है जिनेवा सिल्वेस्टर। लास्ट नहीं बट मेरे लाइन में जो लास्ट है वो उस हिसाब से जिनेमा सिल्वेस्टर। इसका सिम्टम्स डायबिटीज़ में लाइटस में ये काफ़ी यूज़ होने वाला मेडिसिन है। डायबिटिक कार्बंकल है उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोफ्यूज यूरिन हो रहा है उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या बर्निंग हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डोज है 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, 5 ड्रॉप्स और PDS 3 टाइम्स। ओके, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for such a priceless knowledge shared by you. Now, for moving forward, I would like to request coordinator of the program, Professor Dr. Enad sir. Please, sir, please छात्रों, एक बहुत भाग की बात है। मैं संयोग से हूँ यहाँ पर और ये एक संजात तो अब हमको पढ़ने का मौका मिला कि संजात से काफ़ी अच्छे आया है। और एक चीज़ आप लोग जानिए कि मटेरिया मेडिका जो है वो संबंधित है फार्मेसी से। सारा प्रॉपर्टीज कहाँ से लिया गया है? फार्मेसी से। तो इस तरह से पढ़िए, इस तरह से ध्यान में रखिए कि इस फाइलम का है। केवल मेडिसिन, रेयर मेडिसिन के नाम पर और केवल सिम्टम के नाम से अगर आप पढ़िएगा तो आप जड़ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक कि उसको ये नहीं समझ पाइएगा कि ये जो मेडिसिन है कैसे बनी है। मिनरल किंगडम का है, नोसोट्स ग्रुप क्या है, वेजिटेबल किंगडम का है, किस ग्रुप की है, उससे आप और स्पष्ट हो जाता जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो सिम्टम याद कर रहे हैं वो इसके साथ आपको बहुत सहायता करेगा। रेयर मेडिसिन अपने आप बढ़िया है, लेकिन पढ़ने का तरीका हमारे नज़र में वो है कि उसको आप कंक्लूड कीजिए फार्मेसी से। फाइलम देखिए, कैसे बनता है वो देखिए, सारे चीज़ मिल जाएगा और तब उसको उसके सिम्टम क्या क्या आते हैं उससे मिलाइए। काहे कि 50% का 10% निश्चित रूप से फार्मेसी पे किस सिम्टम से वो मिलता जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय हमारे पास कम है। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट अपना so much for enlightening us, sir. Now moving
मूव फॉरवर्ड, हमारे मटेरियल डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयराज सर को मैं चाहूँगा बुलाने में। गुरुजन फ्रेंड्स और यहाँ जो भी छात्र उपस्थित हैं, छात्र और छात्राएं, सभी को शुभ आशीष। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज रूटीन सेमिनार होने वाला है और ये स्पेशली मटेरियल मेडिकल सब्जेक्ट का ही है और उसमें भी रेयर मेडिसिन पेक्यूलियर सिम्टम नहीं। तो उसी का आज जो है कि इस रूटीन सेमिनार का शुभारंभ हमारे AK सर के द्वारा होगा। उसके पहले कुछ आप लोगों को बता दें कि पेक्यूलियर सिम्टम पे भी आप डिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। जैसे किसी पेशेंट को मेंसेस फ्लो होते हैं, ड्यूरिंग मेंसेस फ्लो सर में दर्द होता है, गलती है कुछ। पेक्यूलियर सिम्टम ऐसे ड्यूरिंग मेंसेस फ्लो सर का दर्द जो है वो सीज कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और जैसे ही मेंस डिसअपियर होता है उसके फिर से सर में दर्द हो जाता है, ये पेक्यूलियर सिम्टम हुआ। ये जो है कि ये कौन सी मेडिसिन है आप लोग बता सकते हैं? एलियम सिप्पा में है। अब जैसे ऑलवेज कंस्टिपेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, वो ऑलवेज कंस्टिपेटेड रहती है पेशेंट। वो जैसे सालिसिया में ऑलवेज कंस्टिपेटेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस। पेक्यूलियर सिम्टम पे भी दवा, जैसे किसी को माता एक स्तन से दूध पिलाती है, दूसरे स्तन से उसके दूध फ्लो होते हैं, इसमें कैलकेरिया का है ना। उसके बाद कह रहा है कि एलाइव थिंग सेंसेशन, एलाइव थिंग इन एब्डोमेन, पूजा। ऐसे ऐसे पेक्यूलियर सिम्टम पे आप जो है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे डायरिया बिफोर और आफ्टर ये मेंसेस बोविस्टा है ना। किसी को मेंसेस रिटर्न एवरी 21 डेज है ना। एवरी मेंस रिटर्न एवरी 7 डेज, एम्ब्राग्रेसिया है ना साहब। मेंस रिटर्न एवरी 14 डेज, माइक्सन। मेंसेस रिटर्न एवरी 17 डेज, कोनियम मैकुलेटम। तो ऐसे पेक्यूलियर सिम्टम पे भी आप मेडिसिन का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमारे सर AK सर आपको रेयर मेडिसिन को कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, उसकी विस्तृत जानकारी आप आज देंगे हमारे AK सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हम सुनना चाहेंगे स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर पवन सर को। प्लीज सर कम स्टेज। परम आदरणीय डॉक्टर नाथ सर, डॉक्टर AK सर एवं हमारे साथी छोटी मटेरियल मेडिकल सर, आज का जो विषय है रियल मेडिसिन। अभी हम बैठ के सारे लोग सुन रहे थे, सारे लोग किताब पढ़ रहे थे। ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हम आ गए, लिख दिए, 20 मेडिसिन बोल दिए, हमको तो अभी तक कुछ पता नहीं चला कि आप लोग क्या बोले, क्या पढ़े, अभी तक पता नहीं। पढ़ने का एक तरीका होता है। हम जो जाने, हिंदी में जाने, इंग्लिश में जाने, उर्दू में जाने, सटीक जाने, अगर हम किसी चीज की जानकारी ले लेते हैं किसी भी भाषा में, तो अपनी भाषा में हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। हम अगर जान गए कि मम्मी के साथ रोटी बनाना है और आटा में पानी ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। कम पड़ना चाहिए, ज़्यादा मम्मी
बाबूजी के साथ रहेंगे तब तो, और मम्मी के साथ नहीं रहेंगे तो कैसे बनाना जानेंगे। तो किसी चीज को बोलते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अपना विश्वास होना चाहिए। किताबी पढ़ाई केवल किताब के लिए होता है, लेकिन वो अनुभव नहीं होता, अनुभव बनाना पड़ता है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस पर अनुभव करते हैं तो अनुभव होता है। और अनुभव का एक बेस होता है कि अनुभव कैसे प्राप्त करें। जैसे आपके सिलेबस में 5.5 साल का पढ़ाई होता है, 5.5 साल के बाद 1 साल का क्लिनिकल क्लास होता है। क्यों? अनुभव के लिए। तो मेरा जो अनुभव है कि जो भी आप बोलते हैं, जो भी समझते हैं, वो केवल कॉपी पर और किताबी न हो, उसका पूर्ण अनुभव आपके पास हो। जैसे हम 10 लाइन बोलते हैं तो 10 लाइन में कम से कम 8 लाइन हमको याद रखना चाहिए और 2 लाइन भूल कर जाना चाहिए, क्योंकि हर बात याद नहीं रहता है। तो जितना मेडिसिन के बारे में पता है वो एक बार 10 मेडिसिन, रियल मेडिसिन बताए जो आप समझते हैं, तो 10 मेडिसिन को बोलकर किसी एक मेडिसिन के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन कर दें, बात खत्म हो गई, है ना। उससे क्या होगा कि 10 मेडिसिन जान गए और एक मेडिसिन के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया। ऐसे 10 मेडिसिन पढ़े और 10 मेडिसिन पढ़े, लेकिन पढ़ दिए, हम लोग सुन दिए, ताली बजा दिए, तो लेकिन ज्ञान तो एक का भी नहीं हुआ। जो मेरा मनन है, मेरा जो हर आदमी का अपना अपना पढ़ने का, मनन का तरीका है, बोलने का। तो जो हम अनुभव किए वो आपके सामने रखे। दूसरी जो आपका सेमिनार है रियल मेडिसिन का, तो रियल मेडिसिन के बारे में मेरा जो अनुभव है, हर एक आदमी रियल है। हम लोग जितने सारे बैठे हुए हैं, हर आदमी में एक रियल है ना, रियल है। हर आदमी एक रियल है, कहीं ना कहीं किसी काम के लिए, है कि नहीं? किसी काम के लिए हर आदमी एक रियल है। कोई अच्छा पढ़ा देता है, कोई अच्छा समझा देता है, कोई अच्छा बात बना लेता है। रियल किसको कहेंगे? जो कि सबसे अलग है ना। वो कहीं भी जाता है तो सटीक काम करता है, लेकिन उसका कुछ कम होता है, रियल। तो सबसे पहले हमको रियल को समझना पड़ेगा और मेडिसिन को समझना पड़ेगा। तो हर मेडिसिन में चलिएगा तो रियल का भाव है। ऐसा नहीं कि हम मेटेरिया मेडिका से सारे कठिन को उठा लेंगे और रियल हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। रियल हर मेडिसिन रियल है, लेकिन उसका इस्तेमाल रियल है ना। इसका इस्तेमाल कम, जैसे आप चलिए आगे चलिए, मेटेरिया मेडिका में कॉमन भी चलते हैं तो देखते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, कुछ गाइडिंग सिम्टम्स हैं, कुछ रियल सिम्टम्स हैं, है कि नहीं? बोरिक जब आप पढ़ते हैं तो बोरिक के अंदर में हर तरह का लाइनिंग दिया होता है ना। हर तरह का जो लाइनिंग होता है उसमें हर का एक अलग इंडिकेशन है। जब उसी करेक्शन को विपट्टी में हम चलते हैं तो विपट्टी में चलने के बाद जिस मेडिसिन का उम्मीद नहीं करते हैं वो मेडिसिन हमारे सामने आ जाता है ना। कॉमनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम वो पढ़ते हैं, स्किन की बात करते हैं तो स्किन के बाद में सल्फर आ जाता है, ग्रेफाइटिस आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है। लेकिन विपट्टी में जैसे ही घुसते हैं तो विपट्टी में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सल्फर होना चाहिए, तो वो देता नक्स भूमिका फैक्ट। तो रियल हो गया कि नहीं हो गया? नक्स भूमिका को हम लोग कॉमनली क्या जानते हैं कि जीआईटी में काम करता है ज़्यादातर। तो सबसे पहले हर मेडिसिन अपने आप में रियल है, जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर आ गया, रियल हो गया, है ना। तो रियल मेडिसिन के बारे में अगर चर्चा हो तो सारे जो क्रोनिक केसेज हैं में कुछ मेडिसिन है जो कि रियल के रूप में काम करता है, लेकिन अगर कॉमनली हम लोग काम करें तो रियल हर अपने आप में रियल है, जिसकी आवश्यकता हम कॉमनली जानते हैं कि एक इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन वो कहीं आकर के दूसरे क्षेत्र में आकर वो अपना प्रभाव जमा देता है, वो मेडिसिन रियल है। तो मेटेरिया मेडिका में सबसे पहले मेडिसिन को आपको समझना है ना। पहले बेस तैयार कीजिए। बेस कैसे तैयार होगा? तो बेस तैयार कैसे होगा? एक अपना एक अरेंजमेंट हो,
कि हमको किस तरह से मेडिसिन पर काम करना है, किस तरह से प्रैक्टिस पर काम करना है। तो आप सारे जो बैठे हुए हैं उसमें फर्स्ट ईयर का भी लड़का है और फोर्थ ईयर का भी लड़का है। तो फर्स्ट ईयर के लड़का को अभी मटेरिया मेडिका के बारे में जो कॉमन मेडिसिन है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। वो केवल इतना ही जानता है कि जनरल सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, रियल सिम्टम्स क्या है, गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, मटेरिया मेडिका के बारे में उसका कहता। बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो सारे जानने में हम लोग को मेडिसिन को डिफरेंस टाइप से, अगर आप चलिएगा बोरिक की मटेरिया मेडिका में चलिएगा तो बोरिक के इंट्रो में अगर आप चलते हैं तो इंट्रो में सारा मेडिसिन वहाँ पर आपको दवा गया है जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है या पैथोजेनेसिस है। आप बोरिक के इंट्रो में चलिएगा तो सारा चीज इंट्रो के अंतर्गत में रखा हुआ है। उसके बाद चलिएगा तो आपका पार्टिकुलर सिम्टम्स है, गाइडिंग सिम्टम्स है ना। गाइडिंग को कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के रूप में हम लोग करते हैं और हर मेडिसिन का कुछ रियल सिम्टम्स है जो कहीं इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन वहाँ पर वो इस्तेमाल होता है। तो हम दो शब्द के साथ अपने को पूर्ण विराम देते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा मिल चुका है। रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, मैं सबको ध्यान से सुना। मैं सुन रहा था सबको। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ मैं, कुछ सालों बाद मैं यहाँ से डॉक्टर बन के निकलूँगा। फर्स्ट ईयर से लेके अभी फाइनल ईयर तक मैं एक चीज़ देखा कि हमारे सर चाहे AK सर हुए, हमारे सर जयराज सर हुए, तो सोचने पे मजबूर करते हैं। अगर आप रियल लाइफ अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है तो फिर आप उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। हम लोग अपना जीवन का बहुमूल्य समय यहाँ देते हैं, कुछ सीखते हैं उसको। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जिस परिवार से हूँ। माय ग्रैंडफादर वो भी एक बहुत रिनॉल्ड होम्योपैथ डॉक्टर थे और अभी मेरे पापा हैं वो भी NIH से हैं और वो भी एक बहुत अपने जिस एरिया में वहाँ बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। मैं जब भी यहाँ से घर जाता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। फाइनल ईयर में आए तो हम लोग रेपर्टाइजेशन सीखा हमने, तो हिम्मत हुई, मैंने बोला पापा से कि मुझे भी कुछ इम्प्लीमेंट करना है, मुझे भी कुछ ये करना है। तो एक केस आया था पापा के पास। उस केस में जब USG का जो इन्वेस्टिगेशन था, वो पेशेंट था, ही वाज 36 ईयर्स ओल्ड पेशेंट और उसका USG जो था वो शो कर रहा था कि उसके पूरे ऑर्गन में, हर ऑर्गन में, चाहे वो लीवर हो, स्प्लीन हो, पैनक्रियाज हो, सब में इडोमेटस कंडीशन है। तो पापा ने देखा तो पूछा कि कुछ बताया है तुमको, तुम्हारे टीचर्स ने कुछ तुमको बताया है? मैंने बोला कि मैंने उनको यही बोला कि इसमें पैनक्रियाज में जल्दी इन्फ्लेमेशन या किसी तरह का एनोमलीज नहीं आता है। अगर ऐसा आया है तो बहुत रेयरेस्ट कंडीशन है और वो पेशेंट अपना बहुत दिन से 1.5 साल से मेडिकेशन पे था। वो उसको बोल दिया गया था कि आप घर जाइए और आप आराम कीजिए। मैंने रिपेटाइज किया तो एक मेडिसिन आया, टेरपेंथिनिया ओलियम, वो मेडिसिन आया और भी कुछ मेडिसिन आए थे। मैंने इतना पढ़ा है कि आफ्टर रिपेटाइजेशन आपको एक बार मटेरिया मेडिका को कंसल्ट जरूर करना है, आपको एक बार देखना जरूर है सिम्टम्स मिल रहे हैं कि नहीं। मैंने मिलाया, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था, उसमें था कि उसके बॉडी के जितने विसराज होते हैं अंदर सब में स्वेलिंग होती है। पापा बोले कि पापा ने उसको प्रिस्क्राइब किया, वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। 15 दिन के अंदर उसका पॉजिटिव बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं जब यहाँ आया मैं खुश था क्योंकि मेरे लाइफ का शायद ये पहला केस था जो इतना पॉजिटिव इसका आउटकम रहा। मैंने हमारे HOD मटेरिया मेडिका सर से भी कंसल्ट किया, मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैंने उसको ऐसा मेडिसिन मैंने गिव किया। तो पापा भी खुश थे। सो होता क्या है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास में या जो भी हम लोग सीखते हैं, ईश्वर करे कि आने वाले समय में सब एक से एक बढ़ के डॉक्टर बने निकले, लेकिन हमें हमेशा अपना सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अपने क्लास में अपने आप से पूछना जरूरी है। टीचर असेसमेंट करने के लिए हैं, बट आप चाहे दुनिया को धोखा दें लेकिन अपने आप को आप कभी धोखा नहीं दे सकते। आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए अपना
क्लास में बैठ के यस सर नो सर करते रहिए, लेकिन अपने आप को असेसमेंट करते रहिए कि हाउ मच आई एम नॉलेजेबल और मैं कितना जानता हूँ, मेरी कितनी पहुंच है। थैंक यू सो मच। Last but not the least, I would like to call on the stage Inspector Professor Dr. A.K. Singh sir. Thank you very much, all of my students. As you know, this organization of seminar is just as a routine work. You are continuing in your routine this seminar, the schedule of seminar has been given in your routine. And in this course, today, we are here to discuss in the Department of Materia Medica regarding certain medicines which are known as rare medicines. So many students along with our teachers describe it in a different way. But what is the actual meaning of the rare medicine? That is a little bit different. We mean for this term rare that the medicines which are known to our homeopathy either on the clinical basis or even drug proving for a very few symptoms. But that few symptoms, that one or two symptoms is of so much importance that alone that symptom represents and incapacitates that medicine to be employed in any condition, certainly for a limited range. Now, how we can estimate that this type of prescription is allowed under homeopathy? Here one thing we must know, that anything is very vast, and if I want to visualize the entire concept of that very thing, until we don't go through the entire concept, we can't frame any decision or we can't frame any idea. As we all is well known to the 6 blind men and the elephant, and each of them described according to their own observation. One of them says that elephant is like fan, elephant is like pole, elephant is like rope, or elephant is like snake. Likewise, this type of conception is really insufficient. Here, first of all, we have to think about that why this rare medicine is allowed to be applicable in condition, because it is well known fact that under homeopathy it is frequently said that homeopathy prescribe the medicine on the basis of totality, and totality is not individual. Totality is on the whole. After all, if we visualize the disease on the whole, total diseases are not of the level that can be gone through the proper repatriation procedure. Why? You have gone through the chapter
the use of repertory, and there it has been said that there are certain conditions where repertory is not applicable, it is not required, mostly in the acute cases. This is one thing. And the second thing, if you consider the second prescription, you will find the use of medicine. What is second prescription? When the medicine advised in first prescription has exhausted its action, the requirement of the follower or next medicine is the counterpart of the second prescription. And during thinking about the second prescription, we have to think that either this time I have to repeat the same medicine or I have to change the medicine. If same medicine that I am in the same potency or high potency or low potency, and if I have to change the medicine, then either follower, complementary, intercurrent, antidote, and the last thing is entire change plan. Now this is the matter for which I quoted this particular notion from the organelle. What is the entire change plan? Because homeopathy basically continues with the, on the plan, the curative point of view. We think about the treatment on curative point of view. But unfortunately, everywhere we are not able to do like this, because the disease are grossly divided into two major groups, the curable and incurable. If we encountered with the incurable disease, then what we have to say the patient? Either we neglect the patient, reject the patient, wipe out the patient? No. Up to the last breath, we have to try how much we can. And for this purpose, we have changed our plan from curative to palliative. And here, the requirement of rare medicine occurs. When we think to palliate the condition. Now, this time, we think some medicine which is not well proved, not polycrest, but it is well known. It is not well proved. It is well known for its some particular symptom. And that only symptom represents the medicine, and on the basis of that particular single symptom, the medicine is still in use. This type of medicine, I frequently, most of you ask me how to prepare this. I only suggest that all those medicines for which the few symptoms are given, you may consult the Boric Materia Medica, where it has been given that the medicine described in 2 or 3 lines, you think that this is the rare medicine. But that 2 or 3 lines, 1 or 2 symptoms bears the importance to the level that if you use that medicine for that symptom, you will certainly get relief to some extent in the patient. Whatsoever you require other medicine to cure the condition, but firstly you must get relief. You must be satisfied by the action of that medicine, and for that purpose a group of medicines are counted under this, which are called the rare medicine. Now, I would like to place certain medicines for an example, and before, for the proper perception, I would like to
Now, the main thing starts in this regard, that is, why these medicines are said the rare. Certain medicines are called rare probably for two reasons. Number one, due to the less frequent application in the therapeutic process, that medicines are less frequently applied in the treatment. And the second thing, due to insufficient proving. The medicines which has not been proved well, it means the medicine has not gone through the drug proving procedure. And we know that where frequently you are aware with the fact that what are the sources of the materia medica. And in this regard, you have been taught that the materia medica is the index of the symptoms against particular medicine, which is collected, number one, from the proper drug proving, second, clinical symptoms, and third, accidental symptoms. Here, it is the clinical symptom means proving is insufficient. Proving is insufficient, but in other words, the medicinal substance known to homeopathic world for its one or two prominent features most frequently recognized on the basis of clinical experiences or even proper proving, but only a few features appears prevalent, thou are most dazzling. Only one or two features occurs, but that one or two feature is dazzling, and that's why, due to this property, due to this merit, that medicine is said to be the rare medicine. Now, when we go through the proper case taking, other medicines are overruled by simillimum, but under certain circumstances, when posology allows administration of the remedy in the material dose, this rare medicine proves itself a great helper to the patient and physician both. The thing which I described earlier, that if the patient comes under the quality category of incurable, at that time, if you try to cure the patient with the help of potentized medicine, it is a nonsense work, because at that time the patient is not in the position that he can respond to your potentized dynamic medicine. His vitality, his economy is depressed to the level that he can't respond to your 200 or 1 m and 10 m. These are not the potency, this is not the form of the medicine which is applied in the patient at that time. At that time, patient requires certain medicine in physiological dose so that it can enhance his organ capability, not the person capability. Here, two types of capability you have to consider. Number one, the capability of the organ, and second, the capability of the person. Capability of the person is concerned with the vital force, while capability of the organ is concerned with the physiological aspect and asset of that organ. So if the liver is so much deranged that it can't respond the medicine in potentized form, if you give the medicine in physiological form, medicine in physiological form means, one thing I would like to warn here, that some keep in their mind that medicine in physiological form is medicine in tube form, mother tincture. But it is 100% wrong. Any medicine is not applicable in mother tincture form. It must be applied
in minimum either decimal potency or centesimal potency, even decimal potency 1x, 2x, 3x, where the physical and chemical property of that medicinal substance is present. This is called physiological form of the medicine, and this physiological form of medicine gives relief to the patient out of way, in the way that it enhances the capability of the organ, and when the organ capability enhances, then the potentized medicine can act. So, any case of incurable disease firstly met with the physiological dose of the medicine. Here in this regard, I have placed an example that going through the text of Materia Medica, a large list of such medicines may be tabulated, but today I would like to quote only those to which I got opportunity to use and gain sweet or bitter experience. Firstly, I told that our teacher must prepare his paper on the basis of his personal experience, which the medicine he used himself or used by some of his counterpart, his senior, his colleagues, and those should be placed here. Although the approach is very enhancing in the initial phase, that our student minimum try to hunt the Materia Medica for this purpose. Minimum one time they suffer the Materia Medica. It is one step enhancement in his study pattern. And now I am going to say that how to think and what to think. Here, the presentation needs that which medicine I have used and get result, or which medicine my colleague used and they get result, and that is informed to me and I am presenting here. In case of, suppose one of the example, in case of adenoid, especially of children, when the child comes with complaint of nasal obstruction distinctly on lying down, and mother says that her child sleeps with open mouth and snoring. This is most frequent feature. Adenoid, I am sure you all are aware to this fact, but here in relation to correlate and continue this verse, I would like to once again review that adenoids, adeno pertaining to gland, adenoid gland-like, and here the adenoids are a circle formation and collection of certain gland-like structure of lymphoid tissue distributed in the region of pharynx, and which discriminate the area from by other upper and lower respiratory tract, and that is noted as the Waldeyer ring. Yes, sir. Right? This Waldeyer ring bears 6 gland-like structure. Number 2, in the region of palate. And that's why in the book of physiology you will find there are 6 tonsils. You have to certainly find there are 6 tonsils. And tonsils, the term tonsil represents the collection of the structure of lymphoid tissue. But among those 6, the 2 are distributed inside of the palate, and 2 in the pharynx, and 2 are sublingual. Actually, the sublingual collection is commonly known as tonsil, and these 4 are known as adenoid. Right? Yes. Now, here is the question: when the adenoid develops, it will obstruct like this.
you will see the nasal process passes and reaches here. This is pharynx. Pharynx may be partially subdivided, subgrouped into three parts, where the nasal passage joins the pharynx. It is called nasopharynx. And where this oral passage this joins the pharynx, the area which appears, the pink area like wall in the faucet, that is oropharynx. And here is the larynx. When the larynx joins with the pharynx, it means nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. These three parts, pharynx is distributed into three parts. And now here, this one you may see, it is adenoid, which I told, the pharyngeal adenoid. And if this adenoid develops, certainly this is the nasal process and it will occlude the nose. And one thing over here, this opening you may feel, it is Eustachian tube, right? Eustachian tube, there is a membranous tube coming from the middle ear and opens into the pharynx. Simply you swallow, you will feel that some pressure is coming into the middle ear. It shows that during swallowing, when this Eustachian tube is closed and at that time pressure is raised, it will feel in the middle ear. This is the completely connection. Now, if any infection is present here, it may reach to the middle ear through this Eustachian tube. And due to the fact, one thing you frequently know in your materia medica, that is the throat deafness. This term certainly comes before you when you are continuing your study of the materia medica. Throat deafness. Throat deafness means the deafness due to throat. What due to throat? Infection is passing from throat through Eustachian tube and it causes inflammation, that is the otitis media. And if otitis media compresses the nerve, the deafness occurs. Now here, the second thing you will find, this is also adenoid, this one is adenoid. Now you can easily feel that this nostril connected with this process, and if the adenoid enlarges, the patient will feel obstruction. Now, the thing for which I placed this one is the Agraphis nutans. This one is Agraphis nutans. The one thing I was quoting a little bit prior, at that time I told that all those features of adenoid completely corresponding the feature of lycopodium. Total feature of adenoid, that competing the feature of lycopodium. But after giving lycopodium in different frequency or different potency, no positive result was achieved. And this is my own experience when I became completely fed up and I was thinking about rejecting the patient by saying that you go some ENT and get investigation further and proper. But at that time, I came to know this medicine, Agraphis nutans,
and with less confidence, I prescribe this medicine to the patient. And it is my great exclamation that after 2 days, when the mother came, she was very much pleasant. At the time I came to know about this Agraphis nutans, and I prescribed him, and I found that it worked miraculous. Certainly, that patient was completed, his cure was completed with the help of lycopodium and further followed by sulfur, which is the routine way of the homeopathy. But initially, lycopodium failed. At that time, lycopodium failed because lycopodium is not capable to regress that adenoid very easily and very rapidly so that patient may get relief, because it is concerned with the respiration, and the process of respiration is not going to compromise with any condition. Now here, I would like to place a few descriptions about this Agraphis nutans. Its common name is bluebell. You may observe this flower of the Agraphis nutans. Color is blue and it is resembling to some extent bell. That's why it has been given the name bluebell, and it belongs to the family Liliaceae. We have used so many medicine from the Liliaceae family, and one of the most peculiar character of the Liliaceae that it grows the bluish flower. Most of the Liliaceae grow bluish flower like pea. It is most common, most peculiar, you may say, the most frequently known even of this time. Likewise, it belongs to the kingdom vegetable. Its part is used for the purpose to prepare the tincture. The fresh plant and growing shoots are used. And clinically, it is used in the cases of adenoid, catarrh, deafness and diarrhea. Diarrhea is a little bit of less importance, but mainly it is known for the adenoid. Adenoid is concerned with the catarrh, and the deafness, which I just told. If eustachian tube is blocked or it carries infection inside the middle ear, it may create the deafness, and that is called throat deafness. And for this purpose, this Agraphis is used. This is to greatest extent, you may say palliative, no doubt, it is palliative, but giving relaxation to your patient as well as you, and it is giving affording time to you for selecting the more better medicine for that patient. If the patient is not getting relief, patient will not staying before you. Patient will flee away. Then to whom you are going to treat? So for the purpose to give initial relief, this is most important. Now, to one medicine, I experienced it very closely, and that is Amygdalus persica. The other medicine for child, which I frequently prefer in case where the gastric irritation is of such a character that food becomes entirely intolerable even in any form. This is the only on single symptom. In case of children can't tolerate food in any form. Either juice or drink or prepared solid food.
anyhow, just like the Ethusa can't tolerate milk in any form. Ethusa is well-proved medicine, but it is not well-proved. Although, for this particular feature, if a child can't bear food in any form, the child must be met with this amygdala. And you will get relief, certainly. Certainly you will get relief to some extent, then you will get time to treat the patient properly. To confirm the selection in this regard, I consider only to observe the tongue. Now here one thing I frequently say, that homeopathy, if it becomes much simple, it will straight like this. It can't be like this. It means some complication must be accompanied with the homeopathy, and spite in a quite simple way of selection of the medicine. This is quite simple way, as I told, that any type of food can't tolerate by the patient. You can freely made up your mind that I will give this medicine to the patient. Then this is one complication, that you must confirm the selection of this medicine on the basis of observation of tongue. And what observation you will find in tongue? Total margin is red, along with tip. Now, you can imagine or recall one of the most prominent medicine, most frequently used medicine, the Rastux. Rastux bears this particular type of description of the tongue, that entire margin is red with red triangular tongue. But Rastux is not concerned with its gastric symptom in the way that any type of food is intolerable. It means if the red margin and triangular tip is present, even gastric disturbance is not of that character. Rather, gastric disturbance is of the character that though any food is tolerable, it means this red tip and red margin favors the selection of amygdala. And on this basis, you can select amygdala with full confidence. To confirm the selection of this in regard, I consider only to observe the tongue. If the tip is pointed and edges along with tip is red, though the tongue may confuse Rastux, but gastric feature favor the amygdala, and for this purpose, amygdala should be preferred. It is also used in case of morning sickness. This amygdala is also used in the case of morning sickness. Although you know that in real sense, morning sickness is neither any disease nor a condition. Then this, I was saying that morning sickness is not a condition which requires any treatment. It is almost a natural physiological phenomenon. During initial phase of the pregnancy, morning aggravation of the gastric irritation is ruled. But if it is troublesome, at that time some medicines like Ipecac and Cipria most frequently used for that purpose. The most prominent indiscrepancy and differentiation among them, that Ipecac is specially indicated in the form that in spite of gastric irritation,
you know, gastric irritation constantly accompanied with the coated tongue. If there is any gastric irritation, the tongue must be coated. But it is peculiar to ipecac that tongue must be clean. And nausea or vomiting with a clean tongue indicates ipecac. Now, you must, your Dr. Jairaj sir has given the comparison like this. I think everything is present anytime. When you will say, I am ready, Yes, sir. I become on. I am every time on. Now, I want to say that if in case of morning sickness you want to discriminate, the nausea and vomiting with clean tongue indicates the ipecac, while actually only vomiting or nausea is not the feature in the case of CPR. Rather, in case of CPR, nausea or vomiting is initiated by putting anything into the mouth. So, nausea or vomiting aggravated by brushing. It is the most feature for the CPR. But anything if she put inside the mouth, she will nauseate. But here, in this case, that red margin of the tongue and red tip of the tongue, if accompanied and nausea and vomiting of the morning sickness occurs, it will be the better complement for that very patient. This is amygdalus. This is actually the tree which is mostly, it is used in the garden or park as a decoration. And this one is उसका क्या amygdala. Now observe here, during initial phase when leaves are coming, at that time the color is like this, red. Yes. It is very attractive, and this is just like the mango. The color of leaves of mango is initially red, and that gradually convert into just like green. This amygdalus persica. Why this name persica? Because it is native of Persia, and Persia, which is the recent Iran. Iran was called in ancient days Persia, and this is the morbid irritability of the bladder and urethra, pertussis and ischemia. Only these features are accompanied with amygdala, and for these features, amygdala is the most prominent and certainly will give relief. Now, I would like to obey the thinking or the thought of our senior. I would like to give an end to this session of the speech, which is liable to be continued in episode. So this is the end of this first episode. Thank you. Yes.